हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन ऑन दिस पॉलिटिकल साइंस नेट अचीवर्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आप सब लोगों का फिर से स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ और मोस्ट एक्सपेक्टेड फैक्ट्स की, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम, आपका पीजीटी हो पॉलिटिकल साइंस, कॉलेज कैडर असिस्टेंट प्रोफेसर, चाहे आप नेट की तैयारी कर रहे हो, सेट की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये सारा जो भी मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे पहला जो फैक्ट है वो है, प्लेटो ने लोकतंत्र की आलोचना की है। ठीक है, देखिए प्लेटो जो है, जो ग्रीस की जो डेमोक्रेसी थी, ठीक है, उसको बिल्कुल हेट करते थे। उनका ये मानना था कि जो प्लेटो का जो गुरु था, जो सुकरात था, ठीक है, सोक्रेटिस, उसकी हत्या जो है ग्रीक के कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेसी थी, लोकतंत्र ने जो है उनकी हत्या की थी। ठीक है, तो इसलिए वो वहाँ के लोकतंत्र को नहीं मानते थे। ठीक है, वहाँ के लोकतंत्र की वो आलोचना करते थे क्योंकि वहाँ पे लोकतंत्र में काफ़ी करप्शन था। ठीक है, तो देखिए प्लेटो का जो टाइम पीरियड है वो 428 से लेकर 348 BC तक। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट प्लेटो। तो कई बार सीक्वेंस में भी आपको थिंकर्स जो है मैच करने के लिए आते हैं कि कौन सा थिंकर किस काल में हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें अरस्तु की, तो देखिए अरस्तु जो है प्लेटो के शिष्य हैं। ठीक है, अरस्तु ने आदर्श राज्य की व्याख्या की व्यवस्था की तलाश में अपने समय के 158 संविधानों का अध्ययन कर डाला। ठीक है, एक जो कंपैरेटिव फादर की जो पॉलिटिक्स के तौर पर इनको माना जाता है। ठीक है, तो इन्होंने जो है कितने संविधानों का अध्ययन किया है? 158। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है प्रीवियस नेट में भी। ठीक है, और जो अरिस्टोटल का जो टाइम पीरियड है वो है 384 बिफोर क्राइस्ट से लेके 322 BC तक। ठीक है, एरिस्टोटल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है एम्पिरिकल मेथड। ठीक है, इट्स अ मेथड टू गेन द नॉलेज, अनुभव मूलक पद्धति। ठीक है, अनुभव मूलक पद्धति इसको कहते हैं, एम्पिरिकल मेथड को। देखिए एक ऐसा नॉलेज, एक ऐसा ज्ञान जो आप अपनी जो सेंसेस होती है ना, जैसे कर्मेंद्रिय जिसको हम बोलते हैं या ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं, ठीक है, उन ज्ञानेंद्रियों के आधार पर या उनसे आप अनुभव करके जो आप एक निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जो 5 सेंसेस होती हैं, जिसमें आप देख सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है, और आप सूंघ सकते हैं, ये आपकी ज्ञानेंद्रिय हैं। ठीक है, इनके आधार पर जो भी आप ज्ञान लेते हैं और जब आप एक निष्कर्ष निकालते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मैंने कोई आवाज़ सुनी। ठीक है, तो जो सुनना है वो मेरी एक सेंस है। ठीक है, सुनाई देने वाली एक सेंस है। अब मुझे आवाज़ क्या सुनाई दे रही है? क्या ये पानी की आवाज़ है? क्या ये कहीं पे लैंडस्लाइड की आवाज़ है? जब मैं वो डिफ़ाइन करके कंक्लूज़न पे पहुंचता हूँ कि ये किस चीज़ की आवाज़ है, ठीक है, तो जब मैं उस निष्कर्ष पे पहुंचता हूँ, जब मैं ये पता लगा लेता हूँ कि जी हाँ, ये उसी चीज़ की आवाज़ है जिस जो एग्जैक्टली है, तो वो जो निष्कर्ष है वो एक एम्पिरिकल मेथड है। ठीक है, उसी को कहीं ना कहीं एम्पिरिकल मेथड कहते हैं। तो एम्पिरिकल मेथड में क्या होता है, आप इन सेंसेस के आधार पर जो है, मतलब जो भी चीज़ें आप अनुभव करके एक कंक्लूजन तक पहुंचते हो, उसी को एम्पिरिकल मेथड जो है पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं। ठीक है, एक होता है स्पेक्यूलेटिव मेथड। ठीक है, देखिए ज्ञान का ये भी एक मेथड है जिसको हम हिंदी में चिंतन मूलक पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहता है कि प्रस्तुत विषय पर तर्क शक्ति, है ना, रीजनिंग करके या तर्क शक्ति करके, तर्क वितर्क करने के आधार पर उसके सारे संभावित पक्षों, उसके परस्पर संबंध, प्रभावों और परिणामों पर विचार किया जाता है कि कोई चीज़ कैसी है। जब हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के प्रभाव, उसके परिणाम पर, उसके परस्पर संबंध पर जब हम डिबेट करते हैं, वाद विवाद करते हैं, उससे जो हमें नॉलेज प्राप्त होती है, तो उसको चिंतन मूलक पद्धति कहा जा सकता है। ठीक है, इसमें भिन्न भिन्न विचारकों की भिन्न भिन्न मान्यताएं होती है। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है, एक डिबेट का मुद्दा है, जिस पे आपके अपना एक अलग अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मेरा अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा, किसी और का और, मतलब उन चीज़ों का परिणाम क्या रहेगा, उनके प्रभाव क्या रहेंगे और वो किस तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती है आपके स्पेक्यूलेटिव मेथड में, चिंतन मूलक पद्धति में। ठीक है, अब वैज्ञानिक पद्धति से राजनीति का अध्ययन जो है आधुनिक युग की देन माना जाता है, क्योंकि देखिए जब हम ट्रेडिशनली देखते हैं या परंपरागत राजनीति की बात करें, तो वहाँ पे एक साइंटिफिक मेथड की कहीं ना कहीं एक अब्सेंस थी। ठीक है, कहीं ना कहीं चीज़ों के ऊपर सिर्फ ये ध्यान दिया जाता था कि चीज़ें क्या होनी चाहिए, एक फिलोसफिकल मेथड को लेकर या एक स्पेक्यूलेटिव मेथड
को लेकर जो है कहीं ना कहीं नॉलेज को गेन करने की बात की जाती थी, ठीक है, कि क्या है, क्यों होना चाहिए, क्या इसका परिणाम है, क्या मान्यताएं हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें। लेकिन एक साइंटिफिक मेथड नहीं था, कहीं ना कहीं एक साइंटिफिक मेथड। देखिए साइंटिफिक मेथड में क्या होता है, फैक्ट्स की बात की जाती है, ठीक है, तथ्यों की बात की जाती है, उन तथ्यों को जो है कहीं ना कहीं साइंटिफिकली प्रूव करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो उस टाइम वैसा नहीं था। तो इसीलिए जो हम आज की राजनीति की बात करें, आज के युग की राजनीति की बात करें, जहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा जो पॉलिटिकल बिहेवियर, ठीक है, उसको स्टडी किया जाता है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की जो स्टडी की जाती है, तो कहीं ना कहीं ये जो है साइंटिफिक मेथड के द्वारा ही की जाती है। इसलिए आधुनिक राजनीति का जो अध्ययन है, इसको आधुनिक युग की इसको वैज्ञानिक पद्धति से जो है कहीं ना कहीं आज की आधुनिक राजनीति का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, और आधुनिक युग की देन माना जाता है किसको, साइंटिफिक मेथड को, ठीक है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट है, देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, प्रीवियस में भी पूछा गया कि राष्ट्रपति जो है अपने पद पर ग्रहण करने की तिथि से लेकर जो 5 वर्ष तक की अवधि तक जो बना रहता है। तो ये प्रावधान किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल 56 में। देखिए राष्ट्रपति से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, फिर चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, प्रेसिडेंट से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 56 के तहत ये कहा गया है कि अपने पद को ग्रहण करने की तिथि से, तिथि मीन्स आज अगर उसने अपना पद ग्रहण किया है, ठीक है, तो आज से लेकर अगले आने वाले 5 साल तक वो अपने पद पर बना रह सकता है। मतलब उसका जो टर्म है वो कब से स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल आज से, ठीक है। और भारत के राष्ट्रपति जो है पद पर पदस्थ व्यक्ति, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति पद पर पदस्थ व्यक्ति, वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति पद पर भी है, वह दूसरे कार्यकाल के लिए भी चुनाव में उम्मीदवार बन सकता है। अब ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, ये आर्टिकल 57 में कहा गया। तो आर्टिकल 56 और 57 ये बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। नाउ जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की स्थानों के आवंटन का उपबंध किस अनुसूची में। तो देखिए जो आपकी जो शेड्यूल 4 है, शेड्यूल 4 के अंतर्गत क्या किया गया, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है, ठीक है, राज्यों के लिए और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, ठीक है। अनुसूची 4 ये मैच करने के लिए कई बार पूछी जाती है। राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व सबसे अधिक प्रतिनिधि कहाँ के हैं, ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश के। अब ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, आपने बस ये सोच के चलना है, मान लीजिए आपको पता नहीं भी है और सबसे अधिक पूछा है, तो एक बेसिक सा आपको एक ट्रिक ये है कि यूपी जो है इस वक्त मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन द इंडिया है, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा आबादी किस राज्य की है, वो है उत्तर प्रदेश की। और आपको पता है कि राज्यसभा हो, ठीक है, राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, सीटों का आवंटन जो होता है वो जनसंख्या के आधार पर होता है। अब जनसंख्या सबसे ज़्यादा है यूपी में, तो मतलब राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि भी कहाँ से आएंगे, यूपी से, और वो कितने हैं, 31 है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि धन विधेयक संबंधी जो मनी बिल है आपका, धन विधेयक संबंधी विषय की विशेष प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, ये है अनुच्छेद 109। ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, आपने इसको भी हमेशा याद रखने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन है कि हु सेड राजनीति विज्ञान का अंत व आरंभ राज्य से होता है। ये देखिए गार्नर ने कहा है, और ये पॉलिटिकल साइंस का एक ट्रेडिशनल व्यू है, जिसमें पॉलिटिकल साइंस को क्या माना जाता है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस का जो एंड और बिगिन है वो कहाँ से होता है, राज्य से होता है। और आपको ये पता है कि परंपरागत राजनीति शास्त्र में क्या किया जाता था, ज़्यादातर संस्थाओं पे बात की जाती थी, ठीक है, नॉर्मेटिव की बात की जाती थी, फिलॉसफी की बात की जाती थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो इंस्टीट्यूशंस हो गए, आपकी गवर्नमेंट हो गई, इन सब की चीज़ों के ऊपर बात कहाँ की जाती थी, आपके ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू में, ठीक है। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस का जो अंत और आरंभ है वो क्या माना जा रहा है, राज्य ही माना जा रहा है। तो इससे तो एक बात ये स्पष्ट है कि ये किसने कहा, गार्नर ने। दूसरी बात यह है कि गार्नर किस तरह के विचार से संबंधित है, राजनीति के परंपरागत विचार से संबंधित है, ठीक है, राजनीति विज्ञान के, ठीक है। नेक्स्ट वन दैट हु सेड राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य तथा राजनीतिक संगठन और राजनीति के मूल तत्वों का अध्ययन किया जाता है। इसमें जो पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान के स्कोप की बात की जा रही है, ठीक है, कि पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत क्या क्या किया जाता है। एक तो राज्य की बात की जाती है, राज्य का अतीत क्या रहा है, उसका वर्तमान क्या है और उसका भविष्य क्या होने वाला है, ये बात की जाती है। इसके साथ साथ राजनीतिक संगठन और राजनीति के मूल तत्वों का अध्ययन किया जाता है।
तो ये R.G. गैटल ने कहा है। तो कई बार कोटेशन भी आपको नेट के एग्ज़ाम में पूछी जाती है, और पॉलिटिकल साइंस का जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है वहाँ से तो आपको कोटेशंस ही पूछी जाती है ज़्यादातर। बुक है द वेब ऑफ गवर्नमेंट, ये 1965 में बुक लिखी गई है, R.M. मैकाइवर की बुक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि आपको बुक्स भी मैच करने के लिए पूछी जाती हैं, ठीक है। द वेब ऑफ गवर्नमेंट 1965, R.M. मैकाइवर, आपने याद रखना है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट हु सेड, जिस तरह पॉलिटिकल इकोनॉमी, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हु सेड, जिस तरह पॉलिटिकल इकोनॉमी में संपदा का अध्ययन, जीव विज्ञान में जीवन का अध्ययन, बीज गणित में अंकों का अध्ययन तथा ज्यामिति में विस्तार और परिणाम का अध्ययन होता है, उसी तरह से राजनीति विज्ञान में शासन की प्रक्रिया का अनुसंधान किया जाता है। तो J.R. सीले ने कहा है, ठीक है। और देखो इंपॉर्टेंट कोटेशन है, आपने याद रखना कि इन्होंने यहाँ पे अलग अलग डिसिप्लिन की भी बात की है कि हम पॉलिटिकल इकोनॉमी में किस चीज़ की बात करते हैं, संपदा का अध्ययन करते हैं, ठीक है। जीव विज्ञान में जीवन का, बीज गणित में अंकों तथा व्यक्ति तथा ज्योमिति में विस्तार और परिणाम का। तो वैसे अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, उनका मानना है तो इसमें जो है शासन की प्रक्रिया का अनुसंधान किया जाता है कि शासन कैसे किया जाता है, उसका क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, ठीक है। ये J.R. सीले ने कहा है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन दैट राजनीति विज्ञान उस अर्थ में विज्ञान नहीं है जिस अर्थ में भौतिकी एक विज्ञान है, ठीक है, परंतु राजनीति का अध्ययन व्यवस्थित रूप में वैज्ञानिक विधि से अवश्य किया जा सकता है। ये स्टीफन एल वॉस्बी ने कहा है कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो दूसरे, जैसे मान लीजिए आपकी भौतिकी है, ठीक है, जिस तरह से भौतिकी को एक विज्ञान माना जाता है वैसे ही पॉलिटिकल साइंस एक विज्ञान नहीं है माना, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति का अध्ययन एक व्यवस्थित रूप में वैज्ञानिक विधि से अवश्य किया जा सकता है, ये स्टीफन एल वॉस्बी का मानना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, कंबोडिया, आसियान की बात की जा रही है। देखिए आसियान कब बनाया गया था, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। कंबोडिया ने कब आसियान के सदस्य के रूप में संगठन की सदस्यता ग्रहण की है? तो कंबोडिया जो आसियान का एक पार्ट है, एक अभिन्न कंट्री है, ये 1999 में जो कंबोडिया ने आसियान के सदस्य के रूप में सदस्यता ली है। किसने ये घोषणा की थी कि शस्त्रों की होड़ अपने आप में आतंक का एक अनुभव होता है? देखिए यहाँ पे शस्त्रीकरण की बात की जा रही है, और शस्त्रीकरण के संबंध में ये कहा गया है कि कहीं ना कहीं जो शस्त्रों की एक होड़ है देशों में, अलग अलग देशों में जो अपने आप में एक जो कंपटीशन है शस्त्रों का, अपने आप में वो भी एक आतंक का एक अनुभव होता है। तो हेडली बुल ने ये बात कही है, ठीक है, आपने याद रखनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, कौन सा देश P5+1 नाभिकीय समझौते का एक अंग है? तो देखिए P5 बोलते हैं परमानेंट जो 5 पावर्स हैं आपकी जी, ठीक है, आपका UNO के जो 5 जो स्थायी सदस्य हैं, ठीक है, वो हो गए। और आपने मुझे कमेंट में बताना है कि कौन कौन से 5 परमानेंट मेंबर हैं UNO के। और जो +1 है यहाँ पे, ये आपका जर्मनी की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। किसने गुटनिरपेक्षता को स्वार्थी नीति कहकर आलोचना की है? आपको पता ही है कि गुटनिरपेक्षता हमारे देश की एक विशेष विदेश नीति है, ठीक है। और इसी गुटनिरपेक्षता को क्या कहा गया है? स्वार्थी नीति कहकर इसकी आलोचना की है। किसने? ये श्वार्जेनवर्जर ने की है। श्वार्जेनवर्जर ने जो इसकी आलोचना की है। एक बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये बुक कई बार पूछी जा चुकी है। वो बुक है द 20 ईयर क्राइसिस, ठीक है, 20 ईयर क्राइसिस। अब 20 ईयर कौन से? ये 1919 से लेकर 1939 तक, 1919 से लेकर 1939 तक का जो 20 साल है उसको 20 ईयर क्राइसिस कहा है E.H. कार ने। अब क्यों 1939 ही क्यों? क्योंकि देखिए 1919 में आपकी लीग ऑफ नेशन बनकर आती है, ठीक है। जब आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आपका जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1918 में जो एंड हुआ, समाप्त हुआ 1918 में, उसके बाद लीग ऑफ नेशन नाम की एक संस्था बनाई गई इंटरनेशनल पीस को कहीं ना कहीं मेंटेन करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति की व्यवस्था बनाए रखने के लिए। लेकिन बाद में वो भी फेल हो जाती है, ठीक है। कब? जब 1939 में जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है। तो 1919 से लेकर से 1939 तक का जो फेज़ है ये 20 ईयर क्राइसिस, E.H. कार ने इसके ऊपर एक बुक लिखी है, ठीक है। और आपने मुझे इसका ईयर बताना है कि ये बुक कौन से ईयर लिखी गई है, कमेंट में बताइए, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, किसने फांसीवाद का वर्णन इस प्रकार से किया है कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है? तो अल्फ्रेड रोको, ठीक है। इन्होंने जो फांसीवाद का वर्णन इस प्रकार से किया है, इन्होंने फांसीवाद को कहा कि फांसीवाद क्या है? समाजवाद का एक राष्ट्रवादी रूप ही फांसीवाद है,
ठीक है, ये अल्फ्रेड रोको ने इंपॉर्टेंट कोटेशन दी है। नेक्स्ट वन, दैट राष्ट्रीय समाजवाद का आधिकारिक दार्शनिक कौन था? तो जो नेशनल सोशलिज्म का जो आधिकारिक दार्शनिक है वो कौन है? रोजेनबर्ग है, ठीक है। नेक्स्ट वन, हु सेड स्वतंत्रता उन कार्यों को करने या आनंद प्राप्त करने की सकारात्मक शक्ति है जो किए जाने अथवा आनंद लाभ लेने योग्य हैं? टी.एच. ग्रीन, ठीक है। टी.एच. ग्रीन एक पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं, ठीक है। और स्वतंत्रता को क्या मानते हैं? कि स्वतंत्रता उन कार्यों को करने और उन कार्यों का आनंद लेने की एक शक्ति है जो कार्य किए जा सकते हैं या जिनका आनंद लिया जा सकता है, ठीक है। ये टी.एच. ग्रीन ने कहा है। और हु सेड, स्वतंत्रता से मेरा अभिप्राय ऐसे वातावरण का अभिरक्षण है जिसमें सभी मनुष्यों को अपनी सर्वश्रेष्ठ विशेषताओं को मुखरित करने का अवसर प्राप्त हो। तो ये लॉस्की ने कहा है। देखिए, अधिकारों की जब बात की जाती है तो अधिकारों को जो व्यक्ति के व्यक्तिगत लाभ या व्यक्तिगत विकास के लिए जो जरूरी माना गया है, ठीक है, लॉस्की ने ही इनको भी आवश्यक माना है। वैसे ही ये स्वतंत्रता का जो अधिकार है या स्वतंत्रता जो है उसको वो ऐसे मानते हैं कि स्वतंत्रता एक ऐसे वातावरण को तैयार करना है जिस वातावरण में सभी मनुष्यों को अपनी सर्वश्रेष्ठ विशेषताओं को विकसित करने का, उनको मुखरित करने का अवसर प्राप्त होता है, लॉस्की ने कहा है। किस विचार पद्धति में इस मत का समर्थन किया गया है कि प्रतिनिधित्व प्रादेशिक की अपेक्षा वृत्तिगत निर्वाचित क्षेत्रों पर आधारित होना चाहिए? तो देखिए, जो आपका जो गिल्ड सोशलिज्म है, जो श्रेणी समाजवाद है, उसमें क्या माना जाता है कि रिप्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए? ये प्रादेशिक नहीं होनी चाहिए बल्कि इसकी अपेक्षा ये वृत्तिगत निर्वाचित क्षेत्रों पर आधारित होनी चाहिए, ठीक है, गिल्ड होने चाहिए। ये है श्रेणी समाजवाद। नेक्स्ट हम देखते हैं, समाज का क्रमिक परिवर्तन किस समाजवाद का लक्षण है? अब देखिए, आपको पता है कि समाजवाद की अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं, ठीक है। समाजवाद पे मैंने बहुत बड़ा वीडियोस बनाया, लगभग ये 50-55 मिनट का वीडियो होगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा और आपने अच्छे से वहाँ से समाजवाद को समझना है, ठीक है। तो समाजवाद का जो क्रमिक परिवर्तन है वो कौन सा समाजवाद मानता है? ये फेवियन सोशलिज्म जो है वो ये मानते हैं कि समाज में जो है क्रमिक परिवर्तन किया जाना चाहिए, ठीक है, क्रम वाइज परिवर्तन किया जाना चाहिए, डेमोक्रेटिक मीन्स से जो परिवर्तन किया जाना चाहिए, विकास कैसे किया जाना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीकों से किया जाना चाहिए, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो ये फेवियन सोशलिज्म इसकी बात करते हैं। जो आर्थिक उदारवाद है इसका मुख्य समर्थक कौन है? एडम स्मिथ, ठीक है, एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। और देखिए, आप इनको ऐसे भी मान सकते हैं कि जो इकोनॉमिक लिबरलिज्म, इसके जो मेन समर्थक कौन है? एडम स्मिथ है, क्योंकि वो सबसे पहले यही बात करते हैं कि उदारवाद, आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद की बात करते हैं, ठीक है, कि आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। व्यक्तियों के आर्थिक कार्यों में राज्यों की तरफ से या राज्य की तरफ से कोई भी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, तभी व्यक्ति जो है अपना विकास कर सकता है, ठीक है। और व्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में किसने बालात मीन्स जबरन, जबरदस्ती, ठीक है, स्वतंत्र होने की उक्ति प्रस्तुत की है? तो ये रूसो ने कहा है। रूसो का जो सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है, ठीक है, कि जो भी व्यक्ति जो सामान्य इच्छा का अनुसरण करता है वही स्वतंत्रता है, ठीक है। बालात स्वतंत्र होने की युक्ति प्रस्तुत, मतलब ज़बरदस्ती आपको स्वतंत्र किया जाएगा, मीन्स आपको ज़बरदस्ती आपको जो सामान्य इच्छा को मानना ही पड़ेगा और सामान्य इच्छा को मानना ही आपकी स्वतंत्रता है, ठीक है। आधुनिक राज्य में नौकरशाही का रूप कैसा है? तो देखिए, नौकरशाही जो मैक्स वेबर ने जो 3 तरह की नौकरशाही बताई है, ठीक है, उसमें जो बेस्ट फॉर्म ऑफ ब्यूरोक्रेसी है वो है लीगल रैशनल अथॉरिटी की बात की है, ठीक है। तर्क, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। लीगल रैशनल अथॉरिटी जो आधुनिक रूप में राज्यों में नौकरशाही का रूप है, ठीक है। नेक्स्ट है, जो पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात की जाती है, तो भारत में दल विहीन लोकतंत्र का पक्ष पोषण सबसे पहले किसने किया था? एम.एन. रॉय ने, ठीक है, कि दल नहीं होने चाहिए, दल विहीन लोकतंत्र की बात की थी सबसे पहले एम.एन. रॉय ने। और एम.एन. रॉय की एक बुक थी प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम, ठीक है। आपने मुझे कमेंट में बताना है कि ये बुक कब लिखी गई है। पार्टीलेस डेमोक्रेसी के और समर्थक और कौन थे एम.एन. रॉय के साथ साथ? ये थे, एम.एन. रॉय तो थे ही थे, लेकिन जे.पी. नारायण, विनोबा भावे, महात्मा गांधी एक्सेट्रा, ये सारे जो कहीं ना कहीं एक दल विहीन लोकतंत्र की बात करते हैं, पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है साइंटिफिक मेथड। हमने ऑलरेडी साइंटिफिक मेथड के ऊपर हमने बात की, लेकिन आपको मैं बता दूं कि
जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है पॉलिटिकल थ्योरी का, उसमें से आपको या तो कोटेशंस पूछी जाती हैं या तो मेथड्स पूछे जाते हैं, साइंटिफिक मेथड, ठीक है। तो एग्ज़ाम के लिए आपके लिए ये भी ज़रूरी है। देखिए साइंटिफिक मेथड में क्या क्या किया जाता है, इसमें तथ्यों पर ध्यान केंद्रित होता है तथा उन तथ्यों में आपसी संबंधों को स्थापित करने का प्रयत्न किया जाता है। इसका ध्येय या इसका एंड क्या होता है, वस्तु स्थिति के बारे में वो है रिलायबल नॉलेज, विश्वस्त ज्ञान अर्जित करना, ठीक है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे पॉलिटिकल बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर है, ठीक है, उन सब की स्टडी के लिए क्या किया जाता है, वर्णनात्मक वैज्ञानिक पद्धति अपनाई जाती है, ठीक है। कहीं ना कहीं साइंटिफिक मेथड से उन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को समझने की कोशिश की जाती है, या इंडिविजुअल के बिहेवियर को, पॉलिटिकल बिहेवियर को समझने की कोशिश की जाती है, तो दैट इज़ साइंटिफिक मेथड। इसके विपरीत अगर हम बात करें तो वो दूसरा होता है नॉर्मेटिव मेथड या मानकीय पद्धति। तो ये क्या है, मानकीय पद्धति ये वह पद्धति होती है जिसमें मानव जीवन की विभिन्न स्थितियों के संदर्भ में इस समस्या पर विचार करते हैं कि कहाँ क्या होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इसमें जो है एक आपके पास एक रीजनिंग के लिए एक टॉपिक होता है, जिसमें जिस टॉपिक पर आपके बीच में बातचीत होती है, रीजनिंग होती है, तर्क वितर्क होता है कि होना क्या चाहिए, क्या है और क्या होना चाहिए। अतः ये मानव जीवन का प्रयोजन, ठीक है, पर्पस, उसके लक्ष्य, उसके आदर्श निर्धारित करने का क्षेत्र है कि एक इंडिविजुअल की लाइफ का जो पर्पस क्या होना चाहिए, गोल क्या होना चाहिए, हमारे आइडियल्स या आदर्श क्या होना चाहिए, इन सब चीज़ों का जो क्षेत्र निर्धारित करता है, ठीक है, ये नॉर्मेटिव मेथड, ठीक है। और जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज़ होते हैं, जैसे मान लीजिए न्याय की धारणा, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, राइट्स, ठीक है, जस्टिस कैसे होना चाहिए, इक्वालिटी कैसे इस्टेब्लिश की जानी चाहिए, लिबर्टी कैसे इस्टेब्लिश की जानी चाहिए, कैसे लिबर्टी का कॉन्सेप्ट क्या है, राइट्स क्या हैं, ठीक है, सुवरेनिटी क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। और इन कॉन्सेप्ट्स की स्टडी जो है कहीं ना कहीं नॉर्मेटिव मेथड के द्वारा ही की जाती है। राजनीतिक संकल्पनाओं एवं विचारों के अध्ययन के लिए मानकीय दार्शनिक पद्धति मेथड का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से भी आ जाता है कि आपका जो साइंटिफिक मेथड है वो खास कर किन चीज़ों की स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है। तो हमने ऑलरेडी बताया कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और जो पॉलिटिक्स के प्रति जो इंडिविजुअल का बिहेवियर है, ठीक है, कहीं ना कहीं उसके लिए साइंटिफिक मेथड यूज़ होता है। और जो नॉर्मेटिव मेथड होता है वो आपका राजनीतिक संकल्पनाओं, आपके जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं और जो विचार हैं, ठीक है, उनकी स्टडी के लिए आप जो है नॉर्मेटिव मेथड या मानकीय पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसमें प्रचलित प्रबंधों की आलोचना भी की जाती है और सामाजिक पुनर्निर्माण की योजना प्रस्तुत की जाती है, ठीक है, कि अभी जो करंट में जो चल रहा है उसकी आलोचना की जाती है कि क्या उसमें खामियां हैं, ठीक है, और आगे क्या किया जा सकता है, उसमें आगे क्या सुधार किया जा सकता है, उसका कैसे सामाजिक पुनर्निर्माण किया जा सकता है, ये योजना भी कहीं ना कहीं नॉर्मेटिव मेथड के अंतर्गत बताई जाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, नॉर्मेटिव मेथड एंड साइंटिफिक मेथड में डिफरेंस आपको पता चल ही गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फिलोसॉफिकल मेथड, दार्शनिक पद्धति। देखिए जो फिलोसॉफिकल मेथड और जो नॉर्मेटिव मेथड है, इन दोनों में कुछ खासा अंतर नहीं है। आप यूँ समझिए कि दोनों एक ही तरह की बात करते हैं। फिलोसॉफिकल मेथड वह पद्धति है जिसमें मानव समाज की समस्याओं को सुलझाने के लिए कुछ बुनियादी संकल्पनाओं या बेसिक कॉन्सेप्ट्स का निर्माण किया जाता है। मैंने आपको बताया कि कॉन्सेप्ट की स्टडी कहाँ की जाती है, आपकी नॉर्मेटिव मेथड के द्वारा जो है कॉन्सेप्ट की स्टडी की जाती है कि क्या होना चाहिए या क्या है, और यहाँ पे फिलोसॉफिकल मेथड में उन कॉन्सेप्ट को बिल्डअप किया जाता है, ठीक है, बुनियादी संकल्पनाओं को, क्यों, मनुष्य की समस्याओं को सुलझाने के लिए। और ये प्रश्न उठाए जाते हैं इसमें कि हम किन बातों का निरीक्षण कर सकते हैं और किन बातों का नहीं कर सकते हैं। तो मानकीय पद्धति से प्राप्त ज्ञान को भी दार्शनिक पद्धति के अंतर्गत यथोचित मान्यता दी जाती है। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री, कहीं ना कहीं जो फिलोसॉफिकल मेथड है और नॉर्मेटिव मेथड है, दोनों एक तरह की ही कहीं ना कहीं आइडियाज़ को फॉलो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिकी जनतंत्र की मीमांसा के रूप में, जो क्लासिकल डेमोक्रेसी की बात की जा रही है, ठीक है, उसके मीमांसा के रूप में जनतंत्र के यथार्थवादी सिद्धांत का निरूपण किसने किया था, तो ये शुम्पीटर ने किया था। और शुम्पीटर ने जो रियलिस्टिक थियरी ऑफ डेमोक्रेसी की इन्होंने बात की है, ठीक है। नंबर 37 जो फैक्ट है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका अध्यक्ष कैसा होता है, बिल्कुल वास्तविक अध्यक्ष ही होता है। क्योंकि देखिए अध्यक्षात्मक और संसदीय शासन प्रणाली में फ़र्क है।
अध्यक्षात्मक में जो है, जो आपका कार्यपालिक का जो अध्यक्ष होता है वो ही वास्तविक अध्यक्ष होता है। लेकिन हमारे देश में जहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली है, वहाँ पे क्या होता है, कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक नाममात्र अध्यक्ष होता है और एक आपका वास्तविक अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो जो राष्ट्रपति हमारे देश में, उसको नाममात्र का मुखिया माना जाता है, लेकिन जो वास्तविक मुखिया है सरकार का, वो है प्रधानमंत्री, ठीक है। और किस देश में उच्च सदन अथवा द्वितीय सदन विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली सदन माना जाता है? तो अमेरिका, ठीक है। अमेरिका में क्या है, संसद को क्या कहते हैं, कांग्रेस, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट होती है, अमेरिका में क्या है, कांग्रेस। पार्लियामेंट के हमारे यहाँ पे 2 सदन है, आपका एक तो राज्यसभा और दूसरा लोकसभा, लेकिन कांग्रेस के जो है वहाँ पे 2 सदन हैं, ये भी सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पे जो अपर हाउस है सीनेट, ठीक है, ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली सदन माना जाता है, ठीक है। मदर ऑफ पार्लियामेंट किस पार्लियामेंट को माना जाता है? तो यूके की पार्लियामेंट। यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम, नॉट उत्तराखंड, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम की जो पार्लियामेंट है उसको जो है मदर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, ठीक है, संसद की माँ कहा जाता है, ठीक है। और ब्रिटेन की संसद का गठन कब हुआ था? 1707 में हुआ था। यूके की सर्वोच्च विधायी संस्था क्या है, कौन सी है? वो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वहाँ पे सर्वोच्च विधायी संस्था है यूके की, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। तो इसके बाद हम और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जितने ज़्यादा आपके व्यूज़ आते रहेंगे उतना मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और मैं और भी ज़्यादा अच्छे स्तर पर आपके बीच में अच्छे फैक्ट्स लेकर आऊँगा, आपकी अच्छी तैयारी कराने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं, बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, इसलिए आपने जो है सब्सक्राइबर बढ़ा के मुझे मोटिवेट करना है या मुझे हिम्मत देनी, ताकि मैं आप लोगों को और भी अच्छे वीडियोस लेकर आ पाऊँ, ठीक है। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ। तब तक जय हिंद।